हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड प्राणी शास्त्र के अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। यह एक अपेक्षाकृत छोटी लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की ग्रंथि है जिसका भार वयस्क मनुष्यों में लगभग 0.5 ग्राम होता है। इसके हम कलर की बात करें तो ये रेडिश ग्रे यानी लाल भूरा रंग की होती है और इसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो ओवल होता है, लगभग अंडाकार ये नज़र आता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में ऑप्टिक केजमा के पीछे की ओर जो हाइपोथैलेमस स्थित होता है उससे एक एक्सटेंशन के रूप में निकली हुई रहती है और इससे लगभग 9 प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ये हार्मोन शरीर के लगभग सभी जैविक प्रक्रमों का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली यानी एंटीरियर लोब द्वारा स्रावित हार्मोन्स दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्यों को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इन हार्मोन्स को ट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन्स ट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं। और एक और जहाँ पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियमन करती है, वहीं दूसरी ओर पीयूष ग्रंथि के कार्य पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है। अर्थात हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप ये देख रहे हो कि ये ब्रेन का काट है। इस काट में आप देख रहे हो कि ये हाइपोथैलेमस की पोजीशन है और हाइपोथैलेमस से एक एक्सटेंशन के रूप में ये जो लाल रंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, उसकी सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की संरचना की। संरचना से पहले इसकी जो पोजीशन होती है, एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्फिनोइड ग्रंथि के एक गर्त, एक पिट होता है जिसका नाम है सेला टर्सिका, उसमें ये स्थित होती है। और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से इन्फेंडिबुलर स्टॉक द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि भी मैंने डायग्राम में बताया, इन्फेंडिबुलर स्टॉक द्वारा ये उससे अटैच होती है। अब पीयूष ग्रंथि की संरचना की हम बात करें तो उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है वो है एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष ग्रंथि और दूसरा भाग है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि में 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक है पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस भाग जो होता है अग्र पीयूष ग्रंथि का, ये सबसे बड़ा और मेन भाग होता है जो कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को बनाता है। और दूसरा जो भाग है पार्स ट्यूबरलिस, ये पार्स डिस्टलिस के ही हाइपोथैलेमस की ओर बढ़ने से इन्फेंडिबुलर स्टॉक के चारों ओर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को बोलते हैं पार्स ट्यूबरलिस। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा भाग है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच स्थित पीयूष ग्रंथि की मध्य की पाली है। यह मध्य पाली वयस्क मनुष्यों में लगभग एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है।
परंतु भ्रूण व अन्य कशेरुकियों में ये फंक्शनल होती है, यानी ये प्रकार्यात्मक होती है, इसका फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के दूसरे भाग की, जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि। तो पश्च पीयूष ग्रंथि में दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्स नर्वोसा और दूसरा है इन्फेंडिबुलम। पार्स नर्वोसा की हम बात करें तो पश्च पीयूष ग्रंथि या न्यूरो हाइपोफिसिस का ये मेन भाग होता है जो कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली बनाता है और ये अग्रपाली की तुलना में छोटा होता है। अब दूसरा भाग है इन्फेंडिबुलम, जिसको इन्फेंडिबुलर स्टॉक या इन्फेंडिबुलर स्तंभ भी कहा जाता है। इस संरचना द्वारा ही पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। इस डायग्राम में हम पीयूष ग्रंथि को देख सकते हैं। यहाँ इसकी अग्रपाली और पश्चपाली दोनों नज़र आती है। ये वाला भाग है, ये पार्स डिस्टलिस है, जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि या एडिनो हाइपोफिसिस का मेन पार्ट होता है। और ये पार्स डिस्टलिस ही आगे की ओर इन्फेंडिबुलम के चारों ओर एक संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस, ये दो मुख्य भाग हो जाते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के। अब हम पश्च पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पश्च पीयूष ग्रंथि में ये पार्स नर्वोसा, जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि का मुख्य भाग बनाता है, और ये आगे की ओर बढ़कर एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलर स्टेम। ये इन्फेंडिबुलर स्टेम है, ये ही पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ के रखता है। इन्फेंडिबुलर स्टेम पीयूष ग्रंथि की जो मेन पालियाँ होती है उसको हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करके रखता है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर, सामान्य संरचना है पीयूष ग्रंथि की। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीयूष ग्रंथि, यानी भ्रूण का जब परिवर्धन होता है उस टाइम पीयूष ग्रंथि का विकास या डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि एक्टोडर्म से विकसित होती है। हम जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण के विकास का समय शुरुआत में 3 मेन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो पीयूष ग्रंथि का जो विकास होता है वो एक्टोडर्म से ही होता है। एक्टोडर्म से तो होता है, लेकिन इसका जो अग्रभाग और पश्च भाग है पीयूष ग्रंथि का, वो दोनों भ्रूण के अलग अलग भागों से विकसित होते हैं। एडिनो हाइपोफिसिस का जो मुख्य भाग है वो मुख गुहा की छत से एक एक्सटेंशन के रूप में निकलता है, जिसे बोलते हैं रेतके पाउच, यानी रेतके का कोष्ठ। उससे ऊपर की ओर एक पाउच नुमा, कोष्ठ नुमा संरचना निकलती है। साथ ही न्यूरल एक्टोडर्म से भी एक संरचना बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। यहाँ दिख रहा है, ये इन्फेंडिबुलम और रेतकेज पाउच ये एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ने के बाद कुछ समय पश्चात जब रेतकेज पाउच में और ग्रोथ होती है तो यह मुख गुहा की छत से अलग हो जाता है। ये पाउच नुमा संरचना मुख गुहा से बिल्कुल पृथक हो जाती है। पृथक होने के बाद ये जो इन्फेंडिबुलम वाली संरचना है उसके साथ ये अटैच हो जाती है, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं। अटैच होने के बाद रेतकेज पाउच से पार्स डिस्टलिस, जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि का मुख्य भाग है, वो बनता है। साथ ही पार्स ट्यूबरेलिस भी इससे बनता है। और जो दूसरा पार्ट है पीयूष ग्रंथि का वो इन्फेंडिबुलम से बनता है। इन्फेंडिबुलम से एक तो पार्स नर्वोसा बनता है, ये पार्स नर्वोसा, और इन्फेंडिबुलम स्टॉक तो है ही है। और
अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि के बीच में पार्स इंटरमीडिया नाम की संरचना भी बन जाती है। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि के दोनों भागों का उद्भव भ्रूण के दो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भागों से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि की हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी का मतलब कि इसमें जो कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, इसकी औतिकी क्या होती है, इसकी हम बात करें तो अग्र पीयूष ग्रंथि बहुत ही कोशिकीय और संवहनी संरचना है। संवहनी यानी वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब ये है कि इसमें रक्त कोशिकाओं का बहुत घना जाल पाया जाता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा पहुंचता है और अभिरंजक गुणों के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं पार्स डिस्टलिस में पाई जाती है, जो कि एडिनोहाइपोफिसिस की मेन लोब है, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला जो प्रकार है वो है क्रोमोफिल्स और दूसरा प्रकार है वो क्रोमोफोर्स। क्रोमोफिल्स कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जिनमें कि स्रावी कणिकाएं पाई जाती है, यानी इसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तथा ये विशिष्ट अभिरंजक ग्रहण करती है और संख्या में भी अधिक होती है। संख्या में ये क्रोमोफोर्स से अधिक होती है क्रोमोफिल्स। अभिरंजक के गुणों के आधार पर इनको फिर से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की होती है। पहली एसिडोफिल्स और दूसरी बेसोफिल्स। जो एसिडोफिल्स होती है वो एसिडिक अभिरंजन लेती है और जो बेसोफिल है वो एल्कलाइन स्टेन से अभिरंजित होती है। अब जो एसिडोफिल प्रकार की जो सेल्स है ये तीन प्रकार की होती है। आगे सोमेटोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ और कोर्टिकोट्रॉफ। सोमेटोट्रॉफ प्रकार की जो एसिडोफिल सेल्स होती है ये कोशिकाएं वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन का कार्य करती है। दूसरा प्रकार है लेक्टोट्रॉफ, जिनको मेमोट्रॉफ भी कहा जाते हैं। ये कोशिकाएं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और तीसरा प्रकार है वो है कोर्टिकोट्रॉफ। ये कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इस प्रकार इनमें तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, वो सोमेटोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ और कोर्टिकोट्रॉफ। वो तीनों अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, स्रावित करती है। बेसोफिल्स प्रकार की जो कोशिकाएं होती है जो कि क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो थायरोट्रॉफ और दूसरी है गोनेडोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ तथा गोनेडोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ सेल्स जो होती है इनके द्वारा थायरोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। थायरोट्रोपिन जिसको TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, उसका सिक्रेशन इनके द्वारा किया जाता है। दूसरी है गोनेडोट्रॉफ। गोनेडोट्रॉफ जो सेल्स होती है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये दो हार्मोन्स गोनेडोट्रॉफ सेल्स वो सिक्रेट करती है। अब दूसरा प्रकार है वो है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स वो कोशिकाएं हैं जिनके कोशिका द्रव्य में स्रावी कणिकाएं नहीं पाई जाती है और ये अभिरंजक को ग्रहण भी नहीं करती है। स्रावी कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसका मतलब है कि उनमें हार्मोन्स जो संग्रहित नहीं होता है, क्योंकि जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें वास्तव में हार्मोन्स स्टोर होता है, तो उसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स नहीं है। इट मीन्स ये हार्मोन सिक्रेशन का कार्य नहीं करती है और ये स्टेंस भी नहीं लेती है, यानी अभिरंजित भी नहीं होती। इस चित्र में आप देख सकते हो कि जो एडिनोहाइपोफिसिस है
उसमें दिखाया गया है कि वो दो प्रकार की सेल से बना है, एक तो क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोर्स। क्रोमोफिल्स पुनः दो प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स है वो दो प्रकार की है और एसिडोफिल्स तीन प्रकार की होती है। एसिडोफिल के तीन प्रकार है, सोमेटोट्रोफ जिससे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, लेक्टोट्रोफ जिससे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, और कोर्टिकोट्रोफ जिससे कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। बेसोफिल्स कोशिकाएं हैं वह दो प्रकार की होती है, थायरोट्रोफ जिससे थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, मुक्त होता है, और गोनेडोट्रोफ जिससे गोनेडोट्रोपिन्स मुक्त होते हैं। इसके अलावा हम इसके ब्लड सप्लाई की बात करें एडिनो हाइपोफिसिस की, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक शाखा होती है सुपर हाइपोफिशियल आर्टरी, वह पीयूष ग्रंथि को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार हमने देखा कि पीयूष ग्रंथि एक मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनके द्वारा विभिन्न हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं, और इसकी अग्रपाली से जो 6 हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो अन्य ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। और इसकी अग्रपाली में दो प्रकार की सेल्स होती है, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोर्स। क्रोमोफिल्स जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के सिक्रेशन का कार्य